भारत के अंतिम हिंदू सम्राट राय पिथोरा दलपुंगल विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान एक कुशल सेनानायक और योद्धा के साथ साथ शब्द भेदी बाण में माहिर, विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता, संगीत कला और चित्र बनाने में भी निपुण थे। इनके रहते हुए किसी भी बाहरी मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत की तरफ देखने की हिमाकत भी नहीं की थी, क्योंकि वे सब पृथ्वीराज चौहान की वीरता से भली भांति परिचित थे। इस वीडियो में मैं आपको चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताऊंगी। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार इनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतन में हुआ था, जबकि कुछ के अनुसार इनका जन्म 1166 को अनिहल पाटन गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम रानी कर्पूरी देवी, जो कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। इनका घोड़ा नाट्यरंबा था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही मेधावी और प्रतिभाशाली थे। उनकी संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, शोरसेनी और अपभ्रंश भाषा पर अच्छी पकड़ थी। इन्होंने मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की भी पढ़ाई की। यह संगीत कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। पृथ्वीराज रासों के अनुसार ये शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण थे। इनके पिता की असमय मृत्यु हो जाने के कारण पृथ्वीराज चौहान को मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही अजमेर की गद्दी पर बिठाया गया। उस समय कदम दास इनके प्रधानमंत्री थे। अजमेर की सीमाएं उत्तर में थानेश्वर से लेकर दक्षिण में जहाजपुर तक विस्तार थी। उत्तरी सीमा पर कन्नौज, दक्षिणी सीमा पर गुजरात और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम आक्रांता इनके शत्रु थे। ऐसे समय में इनकी माता रानी कर्पूरी देवी ने कूटनीति से शासन संभाला और भुवनमल को सेनाध्यक्ष बनाया। लेकिन बहुत कम समय में 1178 ईस्वी में ही पृथ्वीराज चौहान ने सारा शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और एक एक करके अपने सारे शत्रुओं का खात्मा कर दिया। इसी वजह से उन्हें दलपुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि दी गई। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा भी कहा जाता है। उनकी बहादुरी और वीरता से प्रभावित होकर ही अनंगपाल ने उन्हें दिल्ली का शासक बना दिया। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के सैनिक अभियानों के बारे में। पहला है नागार्जुन का अंत। पृथ्वीराज चौहान के राजकाज संभालने के कुछ समय बाद ही उनके चचेरे भाई नागार्जुन ने उनका विद्रोह किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री कदम दास की सहायता से नागार्जुन को पराजित कर गुड़गांव और उसके आसपास का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। दूसरा है भंडारकों का दमन। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में भरतपुर, अलवर और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में भंडारकों के विद्रोह का दमन किया। जिनपति सूरी ने इसका उल्लेख किया है। तीसरा, महोबा के चंदेलों पर विजय। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में ही महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को तुमुल युद्ध में हराकर संधि के लिए विवश किया। इस युद्ध में परमार्दी देव के योग्य व विश्वस्त सेनानायक आला व उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। चौथा है चालुक्यों पर विजय। पृथ्वीराज चौहान ने 1184 के लगभग चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच नागौर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई। कन्नौज के शासक राजा जयचंद गहड़वाल थे। राजा जयचंद और पृथ्वीराज दोनों ही अपने राज्य विस्तार करने की महत्वाकांक्षा में रहते थे। इस वजह से दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। बाद में जयचंद की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान के गंधर्व विवाह करने के कारण इन दोनों के बीच में शत्रुता और बढ़ गई। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बारे में। इन दोनों के प्रेम का व्याख्यान पृथ्वीराज रासों में किया गया है। संयोगिता कन्नौज के शासक राजा जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। जयचंद ने राजसूय यज्ञ के साथ संयोगिता के संयमवर का आयोजन किया, लेकिन अपनी शत्रुता के चलते पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी अन्य सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए आयोजन स्थल पर उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में रखी गई। जब संयोगिता ने उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में देखी तो उन्होंने उसे वरमाला पहनाई। उसके कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर आए और संयोगिता को उठाकर ले गए और उनके साथ गंधर्व विवाह किया। इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकारा है, जबकि डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ आदि ने इसको केवल प्रेमाख्यान कहा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई बचपन के मित्र थे। चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट था। इनके बचपन का नाम बलिन था और इन्होंने पृथ्वीराज रासों के प्रथम भाग की रचना की थी।
अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के बारे में बता देती हूँ। उस समय उत्तर पश्चिमी गौर प्रदेश में गयासुद्दीन गोरी का शासन था। गयासुद्दीन गोरी ने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर बनाया। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में डच और करमेथियनों को हराकर मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में गोरी गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव से पराजित हुआ। 1181 ईस्वी में उसने सियालकोट दुर्ग का निर्माण कराया। 1186 ईस्वी में लाहौर के शासक खुसरो शाह मलिक को पराजित कर पंजाब प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया। अब मोहम्मद गोरी की निगाहें दिल्ली पर थी, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में अनेक लड़ाइयां हुई। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 21 बार पराजित किया। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने 7 बार गोरी को बंदी बनाया। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज द्वारा 20 बार गोरी को बंदी बनाया गया। सुरजन चरित के अनुसार पृथ्वीराज ने 21 बार गोरी को पराजित किया। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार पृथ्वीराज ने 23 बार गोरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 वृहद स्तर के निर्णायक युद्ध हुए, जो कि इतिहास में तराइन के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद गोरी ने सरहिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन के नेतृत्व में अपनी सेना रख दी। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चला तो वो उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के मैदान, जो कि हरियाणा के करनाल और थानेश्वर क्षेत्र के मध्य पड़ता है, में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सहयोग दिल्ली के शासक गोविंदराज ने किया, जो कि इनके पुत्र थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को कैद कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने हारी हुई मुस्लिम सेना का पीछा ना कर मोहम्मद गोरी और उनकी सेना को जाने दिया। यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। तराइन के प्रथम युद्ध में जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना ने 1 वर्ष तक कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। वहीं पृथ्वीराज चौहान भी निश्चित होकर आमोद प्रमोद में व्यस्त रहे। लेकिन वहीं मोहम्मद गोरी पूरे मनोयोग से एक विशाल सेना इकट्ठी करता रहा और युद्ध की तैयारियों में लगा रहा। और 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए फिर से तराइन के मैदान में आ गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सहयोग दिल्ली के शासक गोविंदराज और मेवाड़ के शासक समर सिंह, जो कि उनके बहनोई थे, उन्होंने किया। उनके सेनाध्यक्ष भुवनेक मल थे। हसन जामे की पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद गोरी ने संधि वार्ता के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास अपना दूत भिजवाया और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया और उनसे युद्ध में मिलने के लिए कहा। फिर मोहम्मद गोरी ने छल का सहारा लिया, जहां संधि वार्ता के भ्रम में पृथ्वीराज चौहान के सैनिक पूरी रात आमोद प्रमोद में व्यस्त रहे। वहीं प्रातःकाल होते ही मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। इस युद्ध के बाद में अजमेर और दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया और उसने अजमेर का शासन गोविंदराज को सौंप दिया। 1194 ईस्वी में अजमेर का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया। तराइन का दूसरा युद्ध भारत में एक निर्णायक घटना साबित हुई। इससे भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी और मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना। धीरे धीरे मोहम्मद गोरी ने कन्नौज, गुजरात और बिहार क्षेत्रों को जीता और कुछ ही वर्षों में पूरे उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन हो गया। तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो और हसन निजामी के ताजुल मासिर एवं सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या हुआ, इसको लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले आते हैं और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान मना कर देते हैं तो उन्हें गर्म सलाखों से अंधा कर दिया जाता है। फिर भी पृथ्वीराज चौहान हार नहीं मानते और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि खून राजपूताना क्षत्रिय का था तो गुलाम बनना कैसे स्वीकार करते। फिर चंद्रबरदाई की कविता, हे पृथ्वीराज कमान बांध है अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल परमाण,
ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान से शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। उसके बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान खुद भी मर जाते हैं। हमीर महाकाव्य के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को कैद कर लेता है और फिर मार देता है। विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार पृथ्वीराज युद्ध भूमि में शहीद हो जाते हैं। दो मुस्लिम लेखक यूफी एवं हसन निजामी के अनुसार सुल्तान ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया और फिर अजमेर ले जाया गया। हसन निजामी आगे लिखते हैं कि पृथ्वीराज को सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाए जाने पर उसकी हत्या कर दी गई। मिनहाज उस सिराज तथा फरिश्ता ने पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर गोरी द्वारा हत्या कर देना बताते हैं। सामान्य तौर पर यह भी अनुमान लगाया गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया और उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया। ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई। इसका समर्थन दो मत करते हैं। पहला, मोहम्मद गोरी द्वारा जारी सिक्कों पर एक और पृथ्वीराज चौहान और दूसरी ओर मोहम्मद साम के नाम का अंकित होना, और दूसरा गोरी द्वारा पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासन सौंपना। पृथ्वीराज चौहान की एक गलती, जिसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज का शैथिल्य कहा है। पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई थकी हारी पस्त मुस्लिम सेना का पीछा ना कर उन्हें सुरक्षित जाने दिया। यह भारत के इतिहास की सबसे बुरी घटना थी। इस घटना की वजह से भारत का इतिहास ही बदल गया। जो भारत पहले कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस भारत में सभी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती थी, वो भारत सैकड़ों वर्षों तक मुस्लिम शासकों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। न जाने कितने ही शाका और जौहर देखने को मिले। अगर पृथ्वीराज चौहान वो एक गलती नहीं करते तो आज भारत का इतिहास क्या होता, आप अनुमान लगा सकते हैं। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।